नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश भार्गव और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशनल चैनल एंट्रेंसियोलॉजी पर। दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं जीके इन हिंदी पार्ट 1, जो क्वेश्चन आंसर्स की हमारी जो सीरीज है हिंदी में, जो जीके जनरल नॉलेज के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं जो अक्सर रेलवेज़ और एसएससी की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 1 है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? वैसे हमारी जो ये सीरीज़ है इसमें आपको जो है डायरेक्ट आंसर्स मिलेंगे। इसमें कोई मैंने यहाँ पे ऑप्शंस नहीं रखे हैं। किसी भी क्वेश्चन को ऑप्शनल नहीं रखा है और डायरेक्ट यहाँ पर आंसर आपको मिलेगा। और आप भी बीच बीच में आंसर सोचते रहें, पहले बताते रहें, मैं भी साथ साथ आंसर बताता चलूँगा। और क्वेश्चन का कोई नंबर यहाँ पे नहीं दिया गया है। हो सकता है कि यहाँ ये जो सीरीज़ होगी जीके की वो पार्ट्स में है। किसी पार्ट में आपको 10 क्वेश्चन मिल सकते हैं, किसी में 20, किसी में 30 या किसी में ज़्यादा भी मिल सकते हैं, तो इसलिए नंबर यहाँ नहीं दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे मैं 1 कह देता हूँ इसको। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है दोस्तों हिप्पोक्रेट्स को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विषाणु यानी कि वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ वायरस क्या कहलाती है? इसका आंसर है वायरोलॉजी। वायरस का जो अध्ययन होता है उसे कहते हैं वायरोलॉजी, उसकी पढ़ाई को कहते हैं वायरोलॉजी। अगला क्वेश्चन, मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट का जो स्टडी है वो क्या कहलाती है? इसका उत्तर है एंथ्रोपोलॉजी मानव विकास के अध्ययन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसरो जो भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है उसकी स्थापना कब हुई थी? उसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? इसका उत्तर है 15 अगस्त सन 1969 को। इसरो का जो है स्थापना दिवस कब होता है, कब था? इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर एटॉमिक पावर स्टेशन जिसे हम कहेंगे यहाँ पे, कहाँ पर प्रारंभ किया गया था? जो भारत का पहला प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ पर प्रारंभ किया गया था? इसका उत्तर है तारापुर, जो कि महाराष्ट्र में है। भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ पर है? तारापुर, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, मानव निर्मित प्रथम उपग्रह का नाम क्या है? उपग्रह यानी कि मानव निर्मित मतलब आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट है, जो ह्यूमन के द्वारा पहला उपग्रह बनाया गया था, उसका नाम क्या है? इसका उत्तर है स्पुतनिक 1। स्पुतनिक 1 जो है वो मानव के द्वारा पहला बनाया गया उपग्रह है। अगला क्वेश्चन है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? रेबीज जो कुत्ते के जो काटने से जो बीमारी हो जाती है उसके वायरस से, उसके विषाणु से, उसे कहते हैं रेबीज। और रेबीज के टीके की खोज यानी कि रेबीज से बचाने वाले टीके की खोज, अगर कुत्ता काट ले तो उस टीके को लगवाना पड़ता है। उस टीके की खोज किसने की थी? उस जो साइंटिस्ट है उसका नाम है लुई पास्चर। लुई पास्चर ने जो है रेबीज के टीके की खोज की थी। धावन सोडा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धावन सोडा यानी कि वॉशिंग सोडा जो धुलाई के काम आता है का रासायनिक नाम क्या है? केमिकल नेम क्या है? जो धावन सोडा है उसका वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका उत्तर है सोडियम कार्बोनेट। धावन सोडा यानी कि वॉशिंग सोडा का जो रासायनिक नाम है वो है सोडियम कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन है, साधारण नमक
का रासायनिक नाम क्या है? साधारण नमक यानी कि NaCl का रासायनिक नाम क्या है? जैसा कि फॉर्मूले से आप कुछ समझ गए होंगे, इसका नाम है, उत्तर है इसका सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl साधारण नमक का रासायनिक नाम है। और केमिकल फॉर्मूला तो मैंने, रासायनिक जो सूत्र है मैंने आपको बता दिया, NaCl सोडियम क्लोराइड। अगला सवाल है, आंसू गैस का यानी कि टीयर गैस, कभी कभी देखा होगा जब आंदोलन हो जाता है या कहीं भी भीड़ इकट्ठी हो जाती है, जो प्रदर्शन करते हैं, उग्र प्रदर्शन करते हैं लोग, या कोई भी जो असामाजिक तत्व होते हैं, उनको भीड़ को वहाँ से हटाने के लिए जो पब्लिक है, जो पुलिस है और जो सुरक्षाकर्मी हैं, वो एक गैस के कुछ गोले वहाँ पर छोड़ते हैं, जो जहाँ से पब्लिक हट जाती है, उनकी आंखों से आंसू आते हैं बहुत तेज, उसे आंसू गैस कहा जाता है, यानी कि टीयर गैस कहा जाता है। उसका रासायनिक नाम क्या है? तो इसका आंसर है दोस्तों क्लोरोएसिटोफिनोन। तो जो आंसू गैस है यानी कि जो टीयर गैस है, उसका जो केमिकल नेम है, जो रासायनिक नाम है, उसका जो रासायनिक नाम है वो है क्लोरोएसिटोफिनोन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर क्वेश्चंस प्लीज़ वॉच पार्ट 2। पार्ट 2 भी बहुत जल्द बनाने वाला हूं मैं, और आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट entranciology.com पर, और आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट कर सकते हैं, जहां पे हम फ्री एजुकेशनल वीडियोस प्रोवाइड कराते हैं हर सब्जेक्ट के। तो दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्दी एक और अच्छे से वीडियो में, एक और अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टडी करते रहिए एंट्रेंसियोलॉजी के साथ। मैं हूँ राजेश भार्गव, नमस्कार। दोस्तों मेरा नाम है राजेश भार्गव, मैं स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल एंट्रेंसियोलॉजी पर। दोस्तों यह है हमारा साइंस जी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स का पार्ट 2। पार्ट 2 शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोज़ के साथ अपडेट रह सकें। तो चलिए शुरू करते हैं साइंस जीके का जो क्वेश्चन आंसर्स की जो सीरीज है उसका पार्ट 2। पहला जो क्वेश्चन है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए या विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? केमिकल जो नेम है इसका वो क्या है? रेटिनॉल। रेटिनॉल जो है विटामिन ए का रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन है, मार्स गैस किसे कहा जाता है? उत्तर है इसका मीथेन। मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है। मीथेन एक हाइड्रोकार्बन है जिसका रासायनिक जो सूत्र होता है, जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है CH4। ये एक हाइड्रोकार्बन है। अगला प्रश्न है, विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? मतलब विटामिन शब्द को किसने दिया था, अगर हम यूँ कहें तो इसका जो उत्तर है इस सवाल का वो है फंक। फंक ने विटामिन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। अगला सवाल है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं POP, जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में यूज होता है, POP। तो इसका उत्तर है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है। अगला सवाल है, रक्त का थक्का यानी कि ब्लड क्लोटिंग, खून का जम जाना, जैसे कभी चोट लग जाती है या कहीं पे हल्की सी खुरच लग जाती है हमारी स्किन पे, तो वहाँ से खून बहता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वहाँ पर वो जो रक्त है, जो ब्लड है, खून है, वो जम जाता है, उसे कहते हैं रक्त का थक्का बनना। तो रक्त का जो थक्का होता है उसे कहते हैं ब्लड क्लोट या ब्लड क्लोटिंग। किस विटामिन की सहायता से बनता है, यानी कि कौन सा भी ऐसा विटामिन है जो हमारे शरीर में अगर ना हो तो हमारा खून जो है या रक्त जो है वो बहता ही जाएगा, वो रुकेगा नहीं। तो इसका उत्तर है विटामिन के। विटामिन के जो है ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है हमारी बॉडी की। अगला सवाल है, बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा जिसको केक वगैरह में मिलाया जाता है और जो है खाना,
पकाने में काम आता है ये बेकिंग सोडा, खाने वाला जो सोडा है उसका रासायनिक नाम क्या है? तो इसका उत्तर है सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाले सोडे का जो रासायनिक नाम है, केमिकल नेम जो है वो है सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला सवाल है, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? बेरी बेरी एक रोग है, वो किस विटामिन की कमी के कारण होता है? इसका उत्तर है विटामिन B1। विटामिन B1 यानी कि थाइमिन, जो विटामिन B1 का जो नाम है वो है थाइमिन। तो इस विटामिन B1 की कमी से जो है बेरी बेरी नामक जो रोग है वो हमारे शरीर में हो जाता है। अगला सवाल है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा। भारत के पहले परमाणु, यहाँ पे एक उत्तर भी आपको मिल जाता है एक प्रश्न का और। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? अप्सरा। वो कहाँ पर स्थित है? तो इसका उत्तर है ट्रॉम्बे, जो कि महाराष्ट्र में है। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा कहाँ पर स्थित है? ट्रॉम्बे, महाराष्ट्र में। अगला सवाल है, रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? रक्त परिवहन यानी कि ब्लड सर्कुलेशन, जो हमारे शरीर में खून बहता, रक्त जो बहता है उसकी खोज किसने की थी? ब्लड सर्कुलेशन की। इसका उत्तर है विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने हमारे शरीर में रक्त परिवहन की खोज की थी, ब्लड सर्कुलेशन की। अगला सवाल है, जीवाणु की खोज किसने की थी? जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? उत्तर है ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक ने बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु की खोज की थी। अगला सवाल है, भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? उत्तर है श्रीमती कल्पना चावला। कल्पना चावला जी जो है जब 2003 में, फरवरी 2003 में जो है कोलंबिया जो अंतरिक्ष प्रोग्राम था उसमें जब लौट रही थी अपने अंतरिक्ष से, जब वापस अपनी टीम मेंबर्स के साथ, तो एक दुखद हादसे में कल्पना चावला जी समेत सभी टीम जो मेंबर्स थे उन सभी की दुखद मृत्यु हो गई थी फरवरी 2003 में। तो जो कल्पना चावला जी थी भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी और इनकी वजह से जो है भारत का नाम पूरे विश्व में जो है रोशन हुआ था। और बट ये बहुत दुखद था कि अंतरिक्ष प्रोग्राम से लौटते समय टीम मेंबर्स के साथ इनकी दुखद मृत्यु हो गई थी दुर्घटना में। अगला सवाल है, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया था? भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण या यूँ कहें कि जो न्यूक्लियर टेस्ट कहाँ किया था भारत ने? तो इसका उत्तर है पोखरण, राजस्थान में। पोखरण, राजस्थान में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था 18 मई 1974 को। 18 मई 1974 यानी कि 18 मई 1974। और उस समय जो भारत की प्रधानमंत्री थी वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी। अगला सवाल है, परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? परमाणु बम यानी एटम बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो इसका उत्तर है नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन मतलब न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन में क्या होता है, कोई भी एक बड़ा या भारी नाभिक जो है वो लगभग दो बराबर छोटे नाभिकों में टूट जाता है और यही रिएक्शन जो है वो चलती रहती है। तो इस रिएक्शन को कहते हैं नाभिकीय विखंडन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, जिस पर आधारित होता है परमाणु बम यानी कि एटम बम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर क्वेश्चंस प्लीज आल्सो वॉच पार्ट 3। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें, और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं entranciology.com पर, और हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर भी आप विजिट कर सकते हैं जिनके एड्रेस यहाँ पर दिए हुए हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उनका लाभ उठा सकें। तो दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्दी एक और नए वीडियो में एक और अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक स्टडी करते रहिए एंट्रेंसियोलॉजी के साथ, और हाँ अधिक क्वेश्चंस के लिए सीरीज़ के प्लीज़ ऑल्सो वॉच पार्ट 3। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
बाय बाय। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश भार्गव और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशनल चैनल एंट्रेंसियोलॉजी पर। दोस्तों, ये वीडियो है साइंस जी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज़ का पार्ट थ्री शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस के साथ अपडेट रह सकें और उनका लाभ उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट थ्री का पहला क्वेश्चन है, प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था? प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था? इसका उत्तर है 1952, 1952 में प्रथम हाइड्रोजन यानी कि पहला हाइड्रोजन बॉम्ब बनाया गया था जो यूएसए ने बनाया था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलर सिस्टम की खोज किसने की थी? सोलर सिस्टम की खोज किसने की थी? इसका उत्तर है कॉपरनिकस। कॉपरनिकस ने सोलर सिस्टम को खोजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? दोस्तों, इलेक्ट्रॉन जो एटम का एक भाग होता है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, जो जिनमें से इलेक्ट्रॉन एक है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इसका उत्तर है जे जे थॉमसन। जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। अगला सवाल है, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? प्रथम परमाणु रिएक्टर भारत का किस नाम से जाना जाता है? इससे संबंधित एक क्वेश्चन हमारा पिछले पार्ट में भी आया था, तो मैंने बताया था, अगर आपको याद है। तो इसका आंसर है दोस्तों, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर है अप्सरा। जी हाँ, अप्सरा। एक क्वेश्चन आया था, याद होगा आपको। अप्सरा जो परमाणु रिएक्टर है वो ट्रॉम्बे में स्थापित किया गया, जो महाराष्ट्र में है। जो कि महाराष्ट्र में है। हमारे भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? अप्सरा। अगला क्वेश्चन है, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? पोलियो की जो वैक्सीन है उसके टीके की खोज किसने की थी? इसका उत्तर है जॉन ई साल्क। जॉन ई साल्क ने पोलियो के टीके की खोज की थी। अगला सवाल है, रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? यानी कि ब्लड का जो कलर है वो रेड किसके कारण होता है? इसका उत्तर है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण हमारे जो ब्लड का जो रंग है वो लाल होता है और हीमोग्लोबिन की कमी से एक रोग हो जाता है शरीर में जिसे कहते हैं अनीमिया, अरक्तता। अगला सवाल है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर कितना होता है? स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो इसका उत्तर है 120/80 mmHg यानी मर्करी लेवल पर। तो आपने देखा होगा, कभी हम कहते हैं कि किसी पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल है, तो नॉर्मल इतना होता है इसे हम कह सकते हैं, और इससे थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा चलता है तो एक लेवल है। कभी कभार डॉक्टर कहते हैं किसी पेशेंट को कि उसका जो ब्लड प्रेशर है वो लो है, तो वो ब्लड प्रेशर लो कब कहना शुरू करता है डॉक्टर? जब ये जो लेवल है लो ब्लड प्रेशर का वो आ जाता है 90/60 mmHg पर। तो इस लेवल पर या इससे नीचे के जो ब्लड प्रेशर का जो लेवल आता है किसी पेशेंट का, किसी व्यक्ति का, तो डॉक्टर कहते हैं कि अब आप उस लेवल पे आ गए जहां आपका ब्लड प्रेशर लो है। और कभी कभार डॉक्टर कहते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर हाई है, तो वो ब्लड प्रेशर किस लेवल पे आकर डॉक्टर है ज़्यादातर कहते हैं वो जो लेवल होता है वो होता है 140/90 mmHg। इस लेवल पर आकर डॉक्टर कहते हैं कि अब आपको सतर्क हो जाना चाहिए ज़्यादा, क्योंकि आपका ब्लड प्रेशर जो है हाई है। तो जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 mmHg होता है किसी जो है स्वस्थ आदमी का, स्वस्थ इंसान का। और जो लो ब्लड प्रेशर जो होता है वो माना जाता है ज़्यादातर 90/60 mmHg या उससे नीचे। और जो हाई ब्लड प्रेशर है जहाँ पर सतर्कता की बात आ जाती है वो होता है 140/90 mmHg किसी पेशेंट का या किसी व्यक्ति का। तो दोनों ही खतरनाक है, लो ब्लड प्रेशर भी और हाई ब्लड प्रेशर भी, इसलिए ब्लड प्रेशर का ध्यान शरीर में रखना बहुत आवश्यक है। अगला सवाल है,
कौन सा रोग हो जाने पर खून का थक्का नहीं बनता? एक क्वेश्चन और आया था इसी सीरीज में जो है हमारा ऐसा कि एक विटामिन है जो खून का थक्का बनने के लिए काम आता है। तो अभी हम उस रोग की बात कर रहे हैं, कौन सा रोग हो जाने पर खून का थक्का यानी कि ब्लड क्लॉट नहीं बनता, खून नहीं जमता अगर कहीं पर चोट लग जाए तो इसका आंसर है हीमोफीलिया। जी हाँ, हीमोफीलिया जो है वो ऐसा रोग है कि जब जो किसी व्यक्ति को हो जाए, किसी इंसान को हो जाए, तो उसको कहीं स्किन पे खुरच लग जाए, चोट लग जाए हल्की सी भी, तो उसके ब्लड का जो थक्का है वो नहीं बनता और खून बहता ही जाता है। तो उस बीमारी को कहते हैं हीमोफीलिया। और ब्लड ब्लड क्लोटिंग के लिए जो विटामिन रेस्पॉन्सिबल होता है, मैं एक बार और बता देता हूँ, वो होता है विटामिन के। विटामिन के जो होता है वो ब्लड क्लोटिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है हमारी बॉडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? चेचक के टीके यानी कि स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन है उसके टीके का आविष्कार किसने किया था? इसका उत्तर है एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी प्लेट पर किसकी कोटिंग की जाती है? फोटोग्राफी प्लेटिंग पर किसकी कोटिंग की जाती है? इसका उत्तर है सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड की कोटिंग जो है वो फोटोग्राफी प्लेट पर की जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर क्वेश्चंस प्लीज ऑल्सो वॉच पार्ट 4। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस के साथ अपडेट रह सके। आप फ्री स्टडी मटेरियल के लिए हमारी वेबसाइट entrenciology.com पर भी विजिट कर सकते हैं। आप हमें सोशल मीडिया पेजेस पर भी फॉलो कर सकते हैं जिनके एड्रेसेस यहाँ पर दिए हुए हैं हमने स्क्रीन पर। और जल्दी से आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए फ्री वीडियोस ऑनलाइन फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। तो दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्दी एक और नए वीडियो में एक और नए अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक स्टडी करते रहिए एंट्रेंसियोलॉजी के साथ और अपना ख्याल रखिए। मैं हूँ राजेश भार्गव। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश भार्गव है और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशनल चैनल एंट्रेंसियोलॉजी पर। दोस्तों ये है हमारे साइंस जी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स का पार्ट 4। पार्ट 4 शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले इस सीरीज़ के 3 पार्ट आप देख सकते हैं। आप हमारी वीडियो की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर ऑल 3 पार्ट्स पहले देख लीजिए। और भी बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आप हमारे अपकमिंग एजुकेशनल वीडियोस के साथ अपडेट रह सकें और उनका लाभ उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 4 इस सीरीज़ का। पार्ट 4 का पहला क्वेश्चन है, दूध का खट्टा होना किसके कारण होता है? दूध का खट्टा होना, दूध का जो सॉर हो जाता है दूध मिल्क, वो किस कारण हो जाता है? यानी कि जो दूध फट जाता है वो किसके कारण फट जाता है? हम कहते हैं सिंपल भाषा में दूध फट गया है तो वो किसके कारण हो जाता है? तो इसका उत्तर है जीवाणु। जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया के कारण। बैक्टीरिया रेस्पॉन्सिबल होता है, सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, जो बैक्टीरिया है वो दूध के फट जाने के लिए या दूध के खट्टे हो जाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अगला सवाल है, आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? आंसू मतलब टीयर। टीयर में जब कौन सा जो है एंजाइम पाया जाता है? इसका उत्तर है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम जो है एंजाइम वो हमारे आंसू में पाया जाता है। अगला सवाल है, कोबाल्ट 60 एक एलिमेंट है, कोबाल्ट 60 एलिमेंट है, से कौन सी किरण निकलती है? यानी कि किरण मतलब रे, कौन सी जो रे है, किस टाइप की जो रे है वो कोबाल्ट 60 एलिमेंट से निकलती है? इसका उत्तर है गामा रे, यानी कि गामा किरण। गामा किरण जो है वो कोबाल्ट 60 से निकलती है। अगला सवाल है, हमारे सौर मंडल यानी कि जो सोलर सिस्टम है का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला मोस्ट शाइनिंग जो प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का वो कौन सा है? इसका उत्तर है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह यानी कि वीनस। वीनस जो है
वो हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। इसको इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है क्योंकि ये सबसे चमकीला है। अगला सवाल है, सोडा वाटर बनाने में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? सोडा जो हम पीते हैं ड्रिंक्स के साथ, जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती हैं उनके साथ जब हम पीते हैं, तो सोडा वाटर जो है वो किस गैस की उसको बनाने में, उसकी मैन्युफैक्चरिंग में कौन सी गैस प्रयोग होती है? इसका उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो है वो सोडा वाटर, CO2 की मदद से सोडा वाटर बनाया जाता है। और सोडा वाटर ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए, जैसा कि यहाँ से इस क्वेश्चन से पता लग रहा है कि सोडा वाटर को बनाने के लिए CO2 प्रयोग की जाती है। और हमारे शरीर की श्वसन प्रक्रिया में हमारा शरीर का जो है ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाकर उसको बाहर निकाल देता है, एक्सहेल कर देता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है बहुत अधिक मात्रा में हमारे शरीर में नहीं रहना चाहिए किसी भी कीमत पर, नहीं तो हमें उसके बहुत ही हानिकारक जो है परिणाम हो सकते हैं, हमारे शरीर को बुरे परिणाम हो सकते हैं। इसलिए सोडा वाटर में CO2 होता है ये मानकर आप चलें, और सोडा वाटर को बहुत अधिक मात्रा में उसका सेवन ना करें, या कोई भी कार्बोनेटेड जो ड्रिंक्स होती हैं उनका अधिक मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए। और उसका यही कारण होता है कि उसमें CO2 होती है, और CO2 हमारे शरीर के लिए बहुत अधिक मात्रा में हानिकारक होती है। अगला सवाल है, पानी से बर्फ का बनना किस प्रकार का परिवर्तन है, किस प्रकार का चेंज है? तो इसका उत्तर है भौतिक परिवर्तन, यानी कि फिजिकल चेंज। भौतिक परिवर्तन क्या होता है कि जिस परिवर्तन में, जिस चेंज में एक किसी भी वस्तु की, किसी भी पदार्थ की जो अपीयरेंस है, जैसा वो दिख रहा है, या उसकी जो फॉर्म है, जैसे या तो वो गैस है, या तो वो सॉलिड है, या फिर वो लिक्विड है, उसकी फॉर्म चेंज हो रही है और उसका अपीयरेंस चेंज हो रहा है सिर्फ, बाकी उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, उस प्रकार के परिवर्तन को हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन, यानी कि फिजिकल चेंज। जैसे कि यहाँ पे बताया पानी से बर्फ का बनना। पानी क्या होता है? लिक्विड होता है, तरल होता है, और बर्फ एक सॉलिड स्टेट है। तो पानी की जो सॉलिड स्टेट है वो क्या है? कन्वर्ट होके बर्फ, और बाकी यहाँ पे कोई चेंज नहीं हो रहा, और बर्फ से दोबारा भी पानी बन सकता है। तो इस तरह के जो परिवर्तन होते हैं उनको हम बोलते हैं भौतिक परिवर्तन, जिसमें अपीयरेंस और फॉर्म चेंज होती है, बाकी कोई नई चीज, नया कोई कंपाउंड क्रिएट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का जो है परिवर्तन है? देखिए दोस्तों, मोमबत्ती में क्या होता है? वैक्स होता है कि जब मोमबत्ती जलती है तो जो वैक्स है, वैक्स का पहले वेपर बनता है, पहले वैक्स की जो है वो गैस बनती है यहाँ पे एक तरह से। तो ये तो एक तरह का फिजिकल चेंज है, वैक्स का गर्म होकर वेपर बनना, ये एक फिजिकल चेंज है। बट अगर हम फाइनली उसकी बात करें, पहले मैं आपको आंसर दिखा दूं कि किस तरह का चेंज है यहाँ पे। ये रासायनिक चेंज है। तो जैसा कि मैंने अभी पिछली स्लाइड में आपको ये यहाँ पे दिखाया कि ये जो चेंज है, मैं यहाँ पे भी इसको ड्रॉ कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए, कि जब मोमबत्ती जलती है, कोई भी कैंडल जब जलती है, तो पहले उसका जो वैक्स है वो गैस बन जाता है, यानी कि वो वेपर बन जाता है। ये तो एक फिजिकल चेंज है। बट ये गैस जब वेपर जलती है तो उससे क्या होता है? उससे CO2 क्रिएट होती है, और लाइट वगैरह भी उसमें से निकलती है, लाइट का निकलना। तो इसमें कुछ नया कंपाउंड क्रिएट हो रहा है, कुछ नई चीज क्रिएट हो रही हैं। जो वैक्स होता है, वैक्स का पहले वेपर बनता है, ये एक फिजिकल चेंज है, मैं पहले दोबारा से बताना चाहूंगा। और उसके बाद जब वो गैस जो वैक्स जो गैस बन गया है, उसका जलना किसकी सहायता से? CO2 जो वायुमंडल में, जो हमारे एटमॉस्फेयर में O2 है, उसकी मदद से वो वैक्स जलता है और एक नया कंपाउंड बनता है CO2, और प्लस लाइट निकलती है उसमें से। तो इस तरह से हमें कहते हैं कि एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि अपीयरेंस भी चेंज हो रहा होता है और फॉर्म भी चेंज होती है, प्लस कुछ बहुत ही नया कंपाउंड भी उसमें क्रिएट होता है उस तरह के परिवर्तन में, जिसे हम रासायनिक परिवर्तन यानी कि केमिकल चेंज कहते हैं। तो आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा।
अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको इसमें और क्या समझना है। तब जब तक अब मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका उत्तर है नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। N2O नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध कार्बन, प्योर कार्बन का सबसे कठोर हार्डेस्ट रूप या यूं कहें अपरूप कौन सा है? शुद्ध कार्बन, कार्बन का अपरूप सबसे कठोर वाला जो है वो कौन सा है? इसका उत्तर है हीरा। हीरा जो यानी कि डायमंड, डायमंड जो है कार्बन का सबसे शुद्धतम जो कठोर रूप है वो है हीरा। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन है? अंतरिक्ष में जाने वाली विश्व की पहली महिला कौन है? तो इसका उत्तर है वेलेंतीना तेरेस्कोवा। वेलेंतीना तेरेस्कोवा एक सोवियत कॉस्मोनॉट हैं जो 16 जून 1963 को अंतरिक्ष में जाने वाली विश्व की पहली महिला बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग, इंटरनल ऑर्गन, लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी कौन सा है? तो इसका उत्तर है यकृत। यकृत यानी कि लिवर। लिवर जो है दोस्तों वो मानव शरीर का सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन है। और लिवर का जो भार होता है वो करीब करीब होता है आपका 3 से लेके 3.5 पाउंड का हो सकता है ये, यानी कि 1.36 किलोग्राम से लेकर ये हो सकता है आपका 1.6 किलोग्राम तक ये आपका हो सकता है जो लीवर का आपका भार होता है। यानी कि यही जो भार है वो लार्जेस्ट ऑर्गन बनाता है यकृत यानी कि लीवर को। हम आंतरिक जो सबसे बड़ा ऑर्गन बनाता है लीवर को हमारी मानव शरीर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि, मास्टर यानी कि मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है? मानव शरीर में मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर है पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो मॉनिटर करती है और रेगुलेट करती है बहुत सारे बॉडी फंक्शंस को, किनके थ्रू? जो हार्मोन वो प्रोड्यूस करती है। तो इसलिए जो है पिट्यूटरी ग्लैंड को जो है वो मास्टर ग्लैंड कहा जाता है हमारी बॉडी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर क्वेश्चंस प्लीज ऑल्सो वॉच पार्ट 5। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उनका लाभ उठा सकें। फ्री स्टडी मटेरियल के लिए आप हमारी वेबसाइट entranceyology.com पर भी विजिट कर सकते हैं। आप हमसे सोशल मीडिया पेजेस के थ्रू भी जुड़ सकते हैं जहां पर हम स्टडी मटेरियल्स को अपलोड करते रहते हैं, नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स आपके साथ और नई अपडेट्स शेयर करते रहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्द एक और अच्छे से वीडियो में, एक और नए टॉपिक के साथ, इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक स्टडी करते रहिए एंट्रेंसियोलॉजी के साथ, और अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। मैं हूं राजेश भार्गव। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश भार्गव स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशनल चैनल एंट्रेंसियोलॉजी पर। दोस्तों ये वीडियो है हमारा साइंस जी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स का पार्ट 5, और आप अगर डायरेक्ट पार्ट 5 देख रहे हैं तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे वीडियो सेक्शन में जाकर पहले के 4 पार्ट देख लीजिए और तब इस वीडियो पे आप रिटर्न कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उनका लाभ उठा सकें। फ्री स्टडी मटेरियल के लिए आप हमारी वेबसाइट entranceyology.com पर भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये वाला जो हमारा वीडियो है साइंस जीके का पार्ट 5 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स का। तो इसका पहला जो सवाल है वो है हमारा, यकृत
यानी कि लीवर के अध्ययन को क्या कहते हैं? यकृत यानी कि जो लीवर होता है हमारा, उसके अध्ययन, उसकी स्टडी को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर है हेपेटोलॉजी। हेपेटोलॉजी जो है यकृत यानी कि लीवर का अध्ययन जो है वो हेपेटोलॉजी मेडिकल साइंस में कहलाता है, चिकित्सा शास्त्र में। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिल्क यानी कि रेशम जो होता है दोस्तों, रेशम प्राप्त की जाती है, किससे प्राप्त की जाती है? रेशम जो होती है, सिल्क जिसके कपड़े बनते हैं, वो प्राप्त की जाती है कोकून से। कोकून एक तरह का जो केज होता है जिसमें रेशम होता है, और कोकून से जो है रेशम प्राप्त की जाती है, यानी कि सिल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? इसका उत्तर है चीड़ से तारपीन का जो ऑयल है, तारपीन ऑयल, वो प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। हीटर का तार, हीटर वायर जो होता है वो किसका बना होता है? हीटर का तार, उत्तर है इसका नाइक्रोम। दोस्तों नाइक्रोम जो होती है एक अलॉय है, मिश्र धातु है, जो निकिल और क्रोमियम की बनी होती है। निकिल और क्रोमियम की बनी होती है, जिसमें निकिल जो होता है नाइक्रोम में वो 80% होता है और क्रोमियम जो होता है वो 20% होता है। तो जो नाइक्रोम होती है, नाइक्रोम जो हीटर का तार है वो नाइक्रोम का बना हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे हम। अम्ल का लिटमस पेपर, अम्ल यानी कि एसिड, अम्ल का लिटमस पेपर पर क्या प्रभाव पड़ता है? यानी कि लिटमस पेपर पर अगर अम्ल को डालते हैं तो क्या चेंज हमें देखने को मिलता है? इसका उत्तर है नीला लिटमस, यानी कि ब्लू लिटमस पेपर को लाल कर देता है। यानी कि जो एसिड है, जो एसिड्स होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। अगर एसिड्स के कांटेक्ट में ब्लू लिटमस आता है तो वो रेड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फलों यानी कि फ्रूट्स का अध्ययन, स्टडी ऑफ फ्रूट्स, क्या कहलाता है? फलों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? इसका उत्तर है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी को जो है फलों का अध्ययन जो है, फल के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है, पोमोलॉजी कहा जाता है। अगला सवाल है, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक, रचनात्मक मतलब स्ट्रक्चर, तंत्रिका तंत्र पहले बता दूं, जो नर्वस सिस्टम होता है हमारा मानव शरीर का जो नर्वस सिस्टम होता है, वो जो तंत्रिका तंत्र होता है उसकी रचनात्मक यानी स्ट्रक्चरल और क्रियात्मक यानी कि फंक्शनल यूनिट, इकाई मतलब यूनिट क्या है? तो इसका उत्तर है न्यूरॉन। न्यूरॉन को जो है तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक यानी कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहा जाता है, तंत्रिका तंत्र की न्यूरॉन को। अगला सवाल है, एलपीजी यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी का प्रमुख अवयव कौन सा है? तो इसका जो प्रमुख अवयव मतलब इसमें मुख्य तौर पे जो खाना बनाने वाली जो गैस होती है, एलपीजी जो होती है, उसका मुख्य अवयव क्या है? उसका मुख्य जो घटक है वो क्या है, क्या होता है उसमें ज़्यादा तौर पे? इसका उत्तर है ब्यूटेन। ब्यूटेन का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो होता है C4H10। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है, तो ये एक हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन है। जो ब्यूटेन है उसका फॉर्मूला होता है, रासायनिक सूत्र जो होता है वो होता है C4H10, और ये एक हाइड्रोकार्बन भी है जो कि एलपीजी यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस का प्रमुख अवयव माना जाता है या उसमें होता है मुख्य रूप से। अब आगे बढ़ते हैं। एसिड का एक आवश्यक घटक क्या है? एसिड यानी कि जो अम्ल होते हैं, अम्ल का एक आवश्यक घटक क्या है? यानी कि अगर हम रासायनिक सूत्र यानी कि जो केमिकल फॉर्मूला होता है एसिड्स का उसकी बात करें तो क्या उसमें आवश्यक तौर पे होता है कि वो तत्व हमें वो एलिमेंट हमें मिलेगा ही मिलेगा उसमें? तो इसका उत्तर है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो होता है दोस्तों वो सभी एसिड्स में पाया जाता है, एक आवश्यक घटक है ये एसिड्स का यानी कि अम्लों का। जैसे कि आप सपोज कीजिए कि जैसे HCl है, तो ये HCl जो होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और इसमें आप देख रहे हैं हाइड्रोजन है। अगर हम सपोज कीजिए अब एक और जो है एसिड का हम नाम लिखते हैं H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, और इसमें भी देख सकते हैं आप हाइड्रोजन है
और अगर हम बात करें HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड जो होता है उसकी हम बात करते हैं यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि इसमें भी जो हाइड्रोजन है वो मौजूद है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि जो एसिड्स का जो मुख्य जो एक घटक होता है वो हाइड्रोजन है, यानी कि जिसको हम H से केमिस्ट्री में डिनोट करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, द लॉन्गेस्ट और बिगेस्ट आप कह सकते हैं लॉन्गेस्ट फीवर कौन सी है, सबसे बड़ी जो हड्डी होती है मानव शरीर की वो कौन सी है? तो यहाँ पे जो उत्तर है वो है फीमर। फीमर जो होती है वो होती है जंघा अस्थि, जांघ में होती है जो जंघा अस्थि आप इसे बोल सकते हैं, जांघ की हड्डी होती है जो सबसे बड़ी होती है मानव ह्यूमन बॉडी के अंदर, जिसका नाम है फीमर, इंग्लिश में फीमर बोलते हैं हम इसे। आगे बढ़ते हैं। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? टेस्ट ऑफ द एसिड्स, एसिड्स का टेस्ट कैसा होता है? मिठाई मीठी होती है, नमक नमकीन होता है, अम्ल कैसे होते हैं? इसका उत्तर है खट्टे। अम्ल होते हैं दोस्तों, स्वाद में होते हैं अम्ल, खट्टे खट्टे होते हैं। और अगर हम अम्ल के उल्टा हम बेसिस की बात करें तो बेस कैसे, बेस का स्वाद कैसा होता है? कड़वा, कड़वा यानी कि बिटर, बिटर होता है। और खट्टों की बात करें तो ये सौर होता है। अम्ल जो होता है वो सौर यानी कि खट्टे होते हैं, और जो बेसिस होते हैं यानी कि क्षार जो होते हैं वो बिटर होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं हम। कौन सी धातु विद्युत धारा की सबसे अच्छी चालक होती है? द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी की सबसे अच्छी चालक, चालक मतलब कंडक्टर। और विद्युत की अगर हम बात करें तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा जो होती है दोस्तों, विद्युत धारा इलेक्ट्रिसिटी की सबसे अच्छी चालक कौन सी है? यानी कि जैसे मान लीजिए कॉपर की तार बनती है और आपकी सिल्वर की तार बनती है और कई मेटल से तार बन सकती है, बट जो सबसे अच्छा जो चालक होता है जिसकी सबसे अच्छी वायर विद्युत की बन सकती है, यानी कि विद्युत भी एक तरह का पथ बना के चलती है अपना, तो वो किस किस एलिमेंट में, किस माध्यम में सबसे अच्छी जो है अपनी चाल को दिखाती है? इसका उत्तर है चांदी, सिल्वर। सिल्वर जो है विद्युत धारा की सबसे अच्छी चालक मानी जाती है, और सिल्वर धातु के जो है तार वो ज़्यादा प्रेफर किए जाते हैं इलेक्ट्रिक वायर्स को बनाने के लिए, क्योंकि ये विद्युत की अच्छी चालक यानी इलेक्ट्रिसिटी की अच्छी चालक होती है चांदी यानी कि सिल्वर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। कांसा किसकी मिश्र धातु है? कांसा मिश्र धातु मतलब होता है अलॉय, जो दो या दो से ज़्यादा धातुओं से मिलकर जो नई धातु बनाई जाती है उनको क्या कहा जाता है? मिश्र धातु यानी कि अलॉय। इसका उत्तर है तांबा और टिन। तांबा यानी कि कॉपर, कॉपर टिन, और जो होता है टिन, टिन से मिलकर जो है वो मिश्र धातु बनाई जाती है एक, उसका नाम है कांसा। कांसा यानी कि इंग्लिश में अगर हम इसकी बात करें तो इसको इंग्लिश में कहते हैं ब्रॉन्ज। आपने ब्रॉन्ज मेडल सुना होगा, जब भी कई सारी खेल प्रतियोगिताएं होती हैं तो गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल। तो ये जो कांसा जो है कुछ जो है इंग्लिश में जो कांसे को कहा जाता है ब्रॉन्ज कहा जाता है, और एक मिश्र धातु है तांबे और टिन की। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर क्वेश्चंस प्लीज़ ऑल्सो वॉच पार्ट 6। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें, और अगर ये आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें।